और अब देख लेते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। आफताब का नार्को टेस्ट, गुजरात में वोटिंग जारी है, सरदार शहर का संग्राम, बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा, सरकार गुर्जर वार्ता, पार्षदों का धरना जारी, कहां हैं एटीएम के लुटेरे, बदमाशों का आतंक, ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, बेकाबू ट्रक पलटा। और इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार गुर्जरों में आज फिर से वार्ता होगी। गुर्जर समाज के साथ तीसरे दौर की बातचीत आज है। सरकार के साथ गुर्जर समाज की तीसरे दौर की वार्ता शुरू होने वाली है। 12 बजे तीसरे दौर की वार्ता शुरू होगी। बिजली विभाग के गेस्ट हाउस में यह बातचीत शुरू होने जा रही है। मंत्री बीडी कल्ला, राजेंद्र यादव, अशोक चांदना समेत अन्य मौजूद रहेंगे। संघर्ष समिति से विजय बैंसला, भूरा भगत समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। तो ये तीसरे दौर की वार्ता रहेगी और इस वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। गुर्जर संघर्ष समिति की लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ बैठक चल रही है और इस पर संघर्ष समिति ने साफ तौर पर सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया जाएगा। और अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं तो यही संघर्ष समिति भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेगी। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और लवली वधवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। लवली, तीसरे दौर की बातचीत शुरू होने में कुछ ही समय बचा है। अब चूंकि लगातार बैठकें चल रही है लेकिन अब तक नतीजा नहीं निकल पाया है और जैसे जैसे वार्ता लंबी खिंचती जा रही है वैसे वैसे भारत जोड़ो यात्रा का समय करीब आता जा रहा है। अब ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द इस वार्ता को खत्म किया जाए और जो मुख्य मांगे वो मानी जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में अगर विरोध हुआ तो फिर सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल का समय होगा। लवली, देखिए, बिल्कुल राजस्थान की सरकार नहीं चाहती किसी प्रकार की भी कोई चूक हो, इसलिए बातचीत का जो दौर है वो टेबल पर किया जा रहा है लगातार। लेकिन अब जो है वार्ता का जो तीसरी दौर की वार्ता है उसका समय कल वो से स्थगित किया गया। अब 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया। अब 10 बजे ये सूचना मिलती है कि ये वार्ता 12 बजे होगी। इस तमाम बातों के बाद में जो संयोजक हैं आरक्षण संघर्ष समिति के विजय बैंसला, उन्होंने बातचीत में कहा है न्यूज 18 से कि सरकार 4 दिन में फैसला नहीं ले पाई तो आगे भी शायद लगता नहीं कि सरकार कोई फैसला लेने की स्थिति में है। हम आर पार की बात करेंगे, हम टेबल पर बैठ रहे हैं सरकार के बुलावे पर। हमारी मांगे जो है बहुत वाजिब मांगे हैं और जो गुर्जर समाज जिन मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष करता आया है ये वही तमाम मांगे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार चौथे दौर की वार्ता की तीसरे दौर की इस वार्ता के दौरान जो है इसका समय तीसरी बार बदला गया है, अगर इसमें बातचीत में कोई सहमति नहीं बनती है तो वो अपने स्टैंड पर लगातार कायम है और आगे भी वो स्टैंड पर कायम रहेंगे। पूरी संघर्ष समिति जो है वो तय जो स्थान है वहां पर पहुंचने वाली थी कि इस बीच में जो है यहां पर खबर आती है कि वार्ता का समय फिर से बदला गया है, क्योंकि मंत्री कई लोग जो है सीएम के दौरे में गए थे लेकिन कई अधिकारी और कई मंत्री जो है वो लौट नहीं पाए हैं। तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो आधी अधूरी रही और उसके बाद में अभी कैबिनेट सब कमेटी की जो मीटिंग होनी है गुर्जर समाज की संघर्ष समिति के साथ में वो अब 12 बजे शुरू होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें जो वार्ता के दौरान जो पेच फंसा हुआ वो केवल एक बिंदु पर फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ रीट भर्ती को लेकर के। रीट की जो भर्ती में जिस तरह से पद दिए गए बाद में फिर उनको रोक दिया गया, तो उसके लिए रिलैक्सेशन देने की जो डिमांड है वो सरकार से मांग कर रहा है लगातार संघर्ष समिति के लोगों की ये डिमांड है। लेकिन बाकी मांगों पर सहमति बन गई है, चाहे वो गुर्जर समाज के आंदोलन से जुड़े मामले हों जिनमें इनके युवाओं पर जो मुकदमे दर्ज है वो मुकदमे वापस लेने की बात पर भी सहमति बन गई है और भी तमाम मुद्दों पर सहमति की खबर जो है वो मिल रही है। लेकिन रीट भर्ती को लेकर के जब आरक्षण लागू हुआ उसके बाद में जब भर्ती, तो इसमें जो 5% का एक्स्ट्रा जो कोटा मांगा जा रहा उस पर जो है वो आपत्ति जो है वो जताई जा रही है। सरकार के जो विधि परामर्शी हैं उनका ये कहना है कि सरकार इस टेक्निकल कारण की वजह से फंसी हुई है, इसलिए इस मसले पर को सरकार जो है वो ठंडा करके बुझा करके और बातचीत के रास्ते से इसका कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। जबकि गुर्जर समाज इस बात पर अड़ा हुआ है कि हमारी जो मांगे हैं बहुत साफ सुथरी मांगे, वो हमारा हक है और हमारा हक सरकार को देना पड़ेगा। फिलहाल जो है वार्ता का जो दौर है वो 12 बजे से शुरू होगा। तमाम जो पदाधिकारी हैं, करीब 20 से 25 पदाधिकारी हर वार्ता के दौरान जो है संघर्ष समिति के पदाधिकारी वो मौजूद हैं। इनकी ये भी मांग है इन मांगों के साथ में कि जो फैसले 18, 19, 20 के दौरान जो किए गए कर्नल बैंसला के साथ में सरकार की कैबिनेट सब कमेटी ने जो समझौते किए थे उस समझौतों की पालना पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। जो देवनारायण बोर्ड बनाया गया गुर्जर समाज के बच्चों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उस बोर्ड को और ज्यादा पावर देने के लिए और ज्यादा समाज की समग्र उनके युवाओं को जो पिछड़े लोग हैं उन्हें और
और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, शैक्षणिक बनाने के लिए जो देवनारायण बोर्ड बनाया गया उसे और ज्यादा पावर देने की बात है। तमाम मांगों पर सहमति है, मगर जो पेच फंसा हुआ है वो रीट भर्ती को लेकर के फंसा हुआ है, जिस भर्ती के अंदर पहले वैकेंसी में लोगों को ले लिया गया, बाद में हटा दिया गया और ये कहा गया कि वो भूलवश जो है शिक्षा विभाग ने अपनी भूलवश इसकी विज्ञप्ति जारी कर दी और उसके बाद शिक्षा विभाग को बैक फुट पर आना पड़ा। तो ऐसे में जिन लोगों ने भर्ती का काम देखा, उन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज सरकार इस मुद्दे पर फंसी हुई है। और जी लवली, 12 बजे ये वार्ता शुरू होती है और ऐसे में सरकार, क्या ये मुमकिन है कि सरकार मुख्य जो ऊपर के बिंदुओं की जो मांगे हैं उनके साथ बातचीत की जाए, वो मान ली जाए और उसके बाद में सरकार इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद का कोई समय दे, 2 किश्तों के अंदर ये मांगे पूरी हो, या फिर संघर्ष समिति का कहना है कि जो मांगे वो लेकर बैठे हैं वो इसी वार्ता में पूरी होगी, शुरुआती मांगे या बाद की मांगों के लिए अलग अलग समय नहीं होगा? आज देखिए, संघर्ष समिति ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उन्होंने अपनी तमाम डिमांड जो है वो सरकार को दे दी है। अब गेंद सरकार के पाले में, सरकार को उस गेंद पर फैसला लेना है कि सरकार को तत्काल उस गेंद पर कोई रिएक्शन देना है या सरकार उसमें रुक करके करना चाहती है। हमें सरकार से न्याय चाहिए, क्योंकि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति भी इस बात को भली भांति जानती है कि अभी यात्रा का दौर चलेगा, यात्रा के बाद में चुनावी मोड पर पूरी तरह से सरकार आ जाएगी और शायद उनकी मांगों पर कोई सुनवाई ना हो। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही संघर्ष समिति की ओर से कि दबाव बनाया जाए, सरकार को कोशिश की जा रही सरकार के साथ में, क्योंकि एक लंबी समय की जो लंबी जद्दोजहद कह सकते हैं कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का एक लंबा संघर्ष है, जिसमें कई गुर्जरों ने जो अपनी जान भी गंवाई, जिनको पीलूकापुरा के आंदोलन से लेकर के तमाम तरह के जो समझौते हुए, उसके बाद में कैबिनेट सब कमेटी जब टेबल पे आती है, कमेटी गठित की जाती है, तो गुर्जर समाज बिल्कुल क्लियर कह चुका है इस बात को लेकर के। संघर्ष समिति का साफ तौर पर कहना है कि सरकार के पास गेंद है, सरकार को डिसीजन करना है। हम अपनी बात कह चुके हैं, हमने अपने आंदोलन की रणनीति की चेतावनी भी सरकार को दे रखी है, लेकिन साथ साथ में विजय बैसला का यह बयान भी चौंकाता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं, हमें उम्मीद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारे साथ में न्याय करेंगे। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सरकार एक आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण के बीच में सभी समाज के लोगों को जिस तरह से लवली, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे क्या कुछ इस वार्ता में निकलकर सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और बीजेपी का मिशन 2023 आज से शुरू होगी बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा। आज जयपुर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। यात्रा को लेकर 200 विधानसभा क्षेत्रों में रथ लेकर जाए जाएंगे। 51 रथों को जयपुर से जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। सभी दिग्गज नेता, विधायक, सांसद इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। 4 से 14 दिसंबर तक रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। रथों से तय होगी 75,000 किलोमीटर की यात्रा। 14 से 20 दिसंबर तक जन आक्रोश सभाएं होंगी। प्रदेश के 2 करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा। सभी रथों पर शिकायत पेटियां भी स्थापित की गई हैं। दशहरा मैदान में 10,000 कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। तो बीजेपी ने आने वाले चुनाव के मद्देनजर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी तैयारी की है। 51 रथों को निकाला जाएगा पूरे प्रदेश भर में। 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ जाएंगे। हर रथ के ऊपर या फिर कहा जाए हर गाड़ी के ऊपर एक शिकायत पेटी भी रखी गई है। तो वहां गांव, ढाणी, कस्बे, शहर, छोटे शहरों से जुड़े लोग अपनी अपनी शिकायतों को इन पेटियों के अंदर रख सकेंगे। बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अगर बीजेपी की 2023 की तैयारियों को देखा जाए तो बहुत बड़े स्तर पर, बहुत ग्रांड लेवल पर यह तैयारी की जा रही है और 200 विधानसभा सीटों को टच किया जाएगा, 2 करोड़ लोगों से मिला जाएगा। 33 जिलों के अंदर 51 रथ निकाले जा रहे हैं। तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं है। आगाज बेहद शानदार। बाबूलाल जी बिल्कुल, और अगले 2 घंटे बाद में जब इस कार्यक्रम का आगाज होगा तो नजारा देखते ही बनेगा। बीजेपी के जो ग्रास रूट के वर्कर हैं जयपुर संभाग के, वो इसमें शामिल होंगे। करीब 10,000 के आसपास कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं, मगर जो 51 रथ रवाना होंगे वो जयपुर संभाग के हैं। बाकी जो रथ हैं वो पूरे विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 रथ जाने वाले हैं और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सड़कों पर रहेंगे।
यानी कि 20 दिन। और इस समय क्या है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान में दस्तक देने वाली है और इधर से जन आक्रोश यात्रा होगी। कड़ाके की ठंड में भी एक तरह से सियासी गर्मी राजस्थान की जनता को महसूस कराएगी दोनों पार्टियां। और जो बीजेपी है वो गहलोत सरकार पर बहुत ज्यादा हमलावर है, उसके नेताओं के तेवर बहुत उग्र हैं और उनको लगता है कि 4 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने कुछ नहीं किया, जो वादे किए थे वो अब भी अधूरे हैं। जो जन घोषणा पत्र जारी करके सरकार सत्ता में आई थी तो वो वादे उन्होंने निभाए नहीं। लिहाजा बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता गांव गांव गली गली नुक्कड़ पगडंडियों पर घूमेंगे और 20,000 जो है नुक्कड़ सभाएं करेंगे। तो अपने आप में जनता का सहयोग लेकर वो ऐसा आंदोलन खड़ा कर देना चाहते हैं ताकि राजस्थान के अवाम को लगे कि बीजेपी सच्चे मायने में विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। और जब जनता के साथ सरकार नाइंसाफी कर रही थी तब बीजेपी सड़कों पर लड़ रही थी, दो हाथ कर रही थी। तो चुनाव भले अपने साथ, लेकिन इस वक्त दोनों ही पार्टियां गहलोत सरकार जनता का समर्थन हासिल करने के लिए राहुल गांधी जब सड़कों से गुजरेंगे इधर राजस्थान के 5 जिलों से तो वो ये दावा करेगी कि देखिए जन समर्थन हमारे साथ में है। तो बीजेपी कहेगी कि सरकार ने जनता का भरोसा खो दिया है। लिहाजा देखिए जनता का आक्रोश उनकी यात्रा में, उनकी जनसभाओं में उमड़ रहा है। तो लोग मायने निकालेंगे कि आखिर कौन सच्चे अर्थों में जनता का हमदर्द बन रहा है। तो एक तरह से जनता की सहानुभूति हासिल करने के लिए दोनों पार्टियां मैदान में है और चुनाव अगले साल भले ही हो, लेकिन इस वक्त राजस्थान एपिसेंटर बन गया है, मरकज बन गया है। दोनों पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त और लग ही रहा है कि बाबूलाल, इन रथों के साथ ये जो रथ सारे 200 विधानसभा क्षेत्रों को टच करेंगे, क्या इन रथों के साथ में बड़े चेहरे शामिल होंगे स्थानीय नेताओं के अलावा? क्योंकि आज जो कार्यक्रम बीजेपी रथ यात्रा निकालने का शुरू करने जा रही है, इसमें तमाम बड़े चेहरे इस कार्यक्रम के आगाज में शामिल होंगे। लेकिन जब रथ यात्रा पहुंचेगी लोगों तक तो क्या कुछ नामी चेहरे चुने जाएंगे, कुछ स्टार कैंपेनर चुने जाएंगे जो लोगों के साथ इस रथ के साथ यात्रा में शामिल होंगे? जी देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में जाएंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो मारवाड़ के 8-9 जिले हैं उनमें इन रथों पर सवार होकर जनता के बीच से पहुंचेंगे। अर्जुन मेघवाल भी बहुत बड़ा हिस्सा कवर करने वाले हैं बीकानेर डिवीजन का। तो बीजेपी ने सभी बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है और सारे नेता इन रथों पर सवार होकर आम जनता के बीच में जाते हुए आपको नजर आएंगे। तो भरोसा हासिल करने के लिए सारे नेताओं को पार्टी ने मैदान में उतार दिया आगे। बिल्कुल बाबूलाल, ऐसे में आज जब तमाम सांसद, तमाम विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तस्वीरों में नजर आएंगे तो एक चेहरा जिसको सारी निगाहें, सारी नजरें ढूंढेंगी, वो चेहरा भी आज नजर आएगा बाबूलाल, वसुंधरा राजे सिंधिया का। बिल्कुल पूरी संभावना है कि वो शामिल होंगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो सारे नेताओं को आना ही पड़ता है। तो वसुंधरा राजे भी शामिल होंगी और इस आयोजन में विवादों को टालने के लिए वसुंधरा राजे की तस्वीर भी आपको पोस्टरों में नजर आ रही। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और विवाद की गुंजाइश छोड़ी नहीं है पार्टी ने, क्योंकि अगर तस्वीर नहीं होती तो वसुंधरा समर्थकों में निराशा का भाव आता और यही लगता है कि उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन पार्टी ने मैसेज दिया है कि वो तमाम बड़े चेहरों को साथ लेकर ही इस यात्रा का आयोजन कर रही है, क्योंकि जनता के बीच में जाता है तो कोई शक शुबा ना रहे, पार्टी की एकता का संदेश जाए। लिहाजा सबको साथ लेकर चलने की कवायद है। अब फील्ड में क्या रेस्पॉन्स मिलेगा ये देखना बाकी है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने कोई कमी छोड़ी नहीं है, जबरदस्त तैयारी की है। और जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जयपुर हेरिटेज नगर निगम से ये खबर है, पार्षदों का धरना लगातार जारी है। देर रात पार्षदों से मुलाकात करने पहुंची महापौर मुनेश गुर्जर। पार्षदों से मुलाकात करने के लिए मुनेश गुर्जर रात को इनके धरने पर पहुंची थी और संचालन समितियां गठित करने की मांग पर ये पार्षद अड़े हुए हैं। पार्षदों से अनशन तोड़ने का मेयर ने आग्रह किया है। मेयर मुनेश गुर्जर ने पार्षदों से समझाइश की, पार्षदों से अनशन स्थगित करने के लिए कहा। संचालन समितियों की मांग पर लेकिन ये अनशन कर रहे हैं। महापौर की समझाइश के बाद भी अनशन जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तो
पिछले कई दिनों से सभी पार्षद यहां धरने पर बैठे हैं, चाहते हैं कि संचालन समितियों का गठन किया जाए। हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर भी पहुंची थी। महेश धादिच हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, समझाइश काम नहीं आई मेयर की, अनशन जारी रहेगा? जी बिल्कुल, 8 दिनों बाद भी जो अनशन है, धरना है, वो यहाँ पर जारी रहेगा। और कल से जो अनशन की शुरुआत की गई है वो जारी रहने का निर्णय यहाँ पर पार्षदों की तरफ से लिया गया है। जो कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षद हैं अपने ही बोर्ड के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो कमेटियां हैं वो बनाई जाए। संचालन समितियां नहीं बनने से जो शहर के विकास का काम है वो अटक गया है और तमाम इस तरह के मुद्दों को लेकर के जो पार्षद हैं वो अपने धरने पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं, विधायकों से नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन विधायक हैं कि बैठकें कर रहे हैं, विधायक आपस में मिल रहे हैं, चर्चाएं भी हो रही है, बात भी हो रही है, लेकिन जो निर्णय है वो नहीं निकल पा रहा है कि संचालन समितियां कब तक गठित कर दी जाएगी। इसका कोई ठोस फैसला जो है वो सामने नहीं आ रहा है। कल महापौर मुनेश गुर्जर पहुंची और उन्होंने पार्षदों से ये कहा कि वे भूख हड़ताल नहीं करे और वे अपना धरना जारी रखें, आंदोलन जरूर करे, लेकिन भूख हड़ताल करना ठीक नहीं है। उन्होंने जो आग्रह किया, लेकिन पार्षदों ने कहा कि ये बात उनकी ठीक है, उनका आग्रह भी वे स्वीकार करते हैं, लेकिन जहां तक बात अब इस आंदोलन की है तो वे आंदोलन जरूर जारी रखेंगे, लेकिन भूख हड़ताल उनकी अपनी मजबूरी है। जो उन्होंने अपना डर था वो बयां किया। उन्होंने कहा कि 2 साल जब यहाँ पर बोर्ड को हो गए हैं, अब महज 3 साल का वक्त बीता है और वक्त बचा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अगले साल में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इन्हीं पार्षदों को घर घर जाना होगा और पार्टी का प्रचार भी करना होगा। जिन पार्टी के विधायक यहाँ पर जीत करके आए हुए हैं उनकी उपलब्धियों को ले जाना होगा। तो ऐसे में किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे। साथ ही में जिन निर्दलीय पार्षदों ने अपना सहयोग यहाँ पर दिया इस बोर्ड को बनाने में, उनको ये लगता है कि कहीं न कहीं उनको पार्टी जो है एक इनाम देगी, लेकिन यहाँ पर इनाम तो दूर की बात है, 2 वर्ष के अंदर जो है कमेटियां बनी नहीं तो उसमें कोई जगह उन्हें मिली नहीं। इस लिहाजा से उनकी नाराजगी है वो यहाँ पर बनी हुई है और पार्षद यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार आंदोलन को जारी रखें। महेश, संचालन समितियों में पेच कौन सा फंस रहा है, कौन सा तकनीकी पेच है जिसके चलते ये लगातार अनशन पर बैठे हैं और मेयर की सुनवाई भी नहीं हो रही? बिल्कुल ठीक है सवाल आपका। जिस तरह से आपने पूछा है कि संचालन समितियां बनने में पेच क्या है, तो असल बात यह है कि जो महापौर होती है उनके पास में कमेटियां बनाने का जो निर्णय रहता है उसका एक 90 दिन का वक्त होता है। वो वक्त निकल चुका है। अब विधायकों के पास में इस मसला जो है विधायकों के पास में जाकर के अटक गया है। विधायकों को इस पर निर्णय लेना है। विधायक जो है वो चारों इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनकी जो अभी अंदरूनी नाराजगी है वो यहाँ पर दिख रही है, या फिर कोई ईगो प्रॉब्लम है तो वो भी जो है इस मसले को लेकर के बनी हुई है। क्योंकि एक विधायक चाहता है कि सर्वाधिक पार्षद जो है उसके क्षेत्र के और उसके जो अपने चहेते पार्षद हैं वो इन कमेटियों में चेयरमैन बने, मेंबर बने। तो मसला कहीं न कहीं वहां पर अटका हुआ है और साथ ही में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने का अभाव भी जो है वो इस मसले को लेकर के नजर आता है। तो विधायकों के बीच में अब ये इस मसले की गेंद फंसी हुई है और अब उन्हीं को डिसीजन लेना है, क्योंकि महापौर के हाथ में अब है नहीं। तो विधायक जो है वो डिसीजन करेंगे तभी जाकर के कमेटियों को गठन करने का जो निर्णय है वो पारित हो सकेगा और तभी जाकर के यहाँ जो संचालन समितियां वो बन पाएगी और उसके साथ में जो कामकाज को गति मिलेगी। यानी महेश, अगर अब देखा जाए तो सीधे तौर पर इस अनशन के अंदर अब जो विधायक है उनकी भी एंट्री होने वाली है। देखिए, विधायक की एंट्री इस मायने में कि विधायक अगर कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उनकी एंट्री मानी जा सकती है, क्योंकि आज विरोध जो है विधायकों का ही हो रहा है। इस जो तमाम पार्षदों के जो ग्रुप है यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, भले ही इसमें तमाम कांग्रेसी पार्षद सारे एक साथ नहीं नजर आए हों, लेकिन 1 दर्जन से अधिक जो पार्षद लगातार यहाँ पर धरने पर हैं, अनशन पर हैं, वो यही मांग कर रहे हैं कि विधायक जल्द से जल्द डिसीजन करे, भले उन्हें कमेटी में शामिल करे या फिर नहीं करे। लेकिन पार्षद जो चाहते हैं वो यही है कि जो कमेटियां हैं उनको जल्द से जल्द गठित कर दिया जाए और उनका जो ऐलान है वो जल्द से जल्द हो। केवल आश्वासन जो है वो नहीं दिए जाए, क्योंकि 2 साल में उन्हें केवल आश्वासन मिला है। कई बार अलग अलग तरीके से अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन पर उतार हुए हैं। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सामूहिक अवकाश पर न्यायिक कर्मचारी संगठनों का सामूहिक अवकाश जारी है। प्रदेश भर में आज निचली अदालतों में कामकाज बंद रहेगा। 1200 से ज्यादा निचली अदालतों में कामकाज ठप रहेगा। 17,400 से ज्यादा कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार किया हुआ है। सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है।
राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर यह बहिष्कार किया जा रहा है। न्यायिक कर्मियों के सामूहिक अवकाश मामले में बड़ा अपडेट। न्यायिक कर्मियों की हड़ताल को लेकर आज बड़ी बैठक। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल के साथ आज वार्ता होगी। सीजे से वार्ता के लिए जोधपुर पहुंचे न्यायिक कर्मचारी संघ के पदाधिकारी। आज दोपहर 1 बजे जोधपुर उच्च न्यायालय पीठ में वार्ता होगी। और इसी खबर पर राकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, कई दिन हो गए न्यायिक कर्मचारियों को हड़ताल पर बैठे हुए, और आज जो वार्ता होने वाली है उससे उम्मीद बंधी है कि कामकाज शुरू हो पाएगा अधीनस्थ न्यायालयों का। देखिए आसिफ, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि जो कामकाज है वो शुरू हो पाएगा या नहीं, क्योंकि कल जो चीफ जस्टिस द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, युधिष्ठिर शर्मा न्यायिक अधिकारी, उन्होंने भी कल वार्ता की थी, लेकिन उस वार्ता में सहमति कम बनती नजर आ रही थी। आज चीफ जस्टिस ने उनको बुलाया है वार्ता के लिए। तो आज चूंकि चीफ जस्टिस खुद वार्ता कर रहे हैं न्यायिक कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से, तो निश्चित तौर पर जो ये वार्ता बड़े स्तर पर है और इस वार्ता में सकारात्मक संकेत भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये वार्ता तय करेगी आगे की दिशा में कि क्या न्यायिक कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो आगे भी जारी रहेगी या वो आज फिर इस वार्ता के बाद इसको स्थगित भी कर सकते हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस से जो उनको न्याय की उम्मीद है और वो जो मांगे कर रहे हैं, जिसमें एफआईआर दर्ज हो और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, तो संभवतः आज चीफ जस्टिस उनको इस मामले में कोई ठोस आश्वासन दे सकते हैं। तो अब ये वार्ता में क्या परिणाम निकल करके आते हैं, ये वार्ता के बाद ही पता चलता है। राकेश, कब तक ये वार्ता शुरू हो जाएगी? आसिफ, ये वार्ता जो है जोधपुर हाईकोर्ट पीठ में हो रही है। न्यायिक कर्मचारी संगठनों के जो पदाधिकारी हैं जयपुर से जोधपुर पहुंच गए हैं, और जब जोधपुर हाईकोर्ट पीठ में दोपहर 1 बजे हाईकोर्ट परिसर में ही इस वार्ता को रखा गया है। चीफ जस्टिस के साथ साथ वहां के जो हाईकोर्ट के जस्टिस हैं और हाईकोर्ट के प्रशासनिक अधिकारी हैं, चूंकि रजिस्ट्रार जनरल नए आए हैं अभी, तो वो भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो जो हाईकोर्ट का पूरा प्रशासनिक अमला है वो भी इस बैठक में न्यायिक कर्मचारियों के साथ मौजूद रहेगा। जानकारी के लिए राकेश आपका धन्यवाद। और राजस्थान में मौत की स्पीड से भागती कारों से लगातार एक्सीडेंट की खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ है राजसमंद जिले के खमनौर इलाके का। यहां करीब 120 की स्पीड से दौड़ रही कार ने सड़क किनारे खड़ी दूसरी कार को जोरदार टक्कर मारी। कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। दुकान के बाहर खड़ा पेड़ भी टूटकर गिर गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था और जो हादसे के बाद फरार हो गया। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहां एक बच्चा और उसका परिजन या पिता भी पास में बैठे थे और इनकी जान भी बाल बाल बची।